हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मानवी सिंगल, आपकी फिजिक्स की टीचर, वापस लेके आ गई हूँ आपके लिए वर्क एनर्जी पावर का सेशन नंबर 2। तो इससे पहले हमने जो सेशन 1 किया था उसमें हमने क्या क्या देखा था। वर्क के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए थे। आई होप कि आपने वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हो और उसकी थ्योरी और डेरिवेशन भी अच्छे से देख ली हो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हमारे 3 टॉपिक होंगे, ठीक है। अब उन 3 टॉपिक में से क्या क्या हम लोग कवर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। करते हैं स्टार्ट हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहले हम पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पावर क्या होती है। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारी एनसीईआरटी में एज अ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक। उसके बाद हम लोग कोलिजन्स पे जाएंगे, ठीक है। अब जो कोलिजन है, कोलिजन में भी हमारे पास 3 तरीके के टाइप्स होने वाले हैं। कौन कौन से? पहला इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में परफेक्ट इनइलास्टिक और इनइलास्टिक की ये 2 तरीके की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पावर से, ठीक। पावर वो नहीं जो आप दिखाते हो कि अरे मेरी तो इतनी बॉडी बन गई है, ये है वो है, वो वाली पावर की बात नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक। तो देखो पावर होती क्या है। हमने काम के बारे में पढ़ा कि वर्क क्या है, फिर हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि अगर मेरी बॉडी अलाउ कर रही है तो मैं काम करूंगी, मेरी बॉडी में एनर्जी है तो काम होगा, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो ये था। फिर उसके बाद आते हैं पावर। पावर का मतलब कि आप कितने टाइम में वो काम कर सकते हो। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। सबसे सरल भाषा में काम को करने के लिए हम जो रेशियो ले रहे हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, उसको हमने बोला पावर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। अब बहुत बार क्वेश्चन में होगा कि वो आपको ये के से भी दिखा सकता है। अगर वो क्वेश्चन में कोई भी सिंबल यूज कर रहा है पावर रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हम वही सिंबल यूज करेंगे, अदरवाइज जनरल सिंबल अपने पास इसका कैपिटल पी होता है। स्मॉल पी इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम, ठीक। अभी हम जब फ्लूइड्स में जाएंगे ना तो हम देखेंगे कैपिटल पी से हम प्रेशर को भी दिखाते हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आपको समझ आने लगेगा, अच्छा इस जगह इस सिंबल का ये मतलब है, ठीक। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। अगर हम एवरेज की बात कर रहे थे, जैसे हमने 1D में देखा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, हम एवरेज स्पीड अगर बोलते थे तो क्या बोलते थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज पावर की बात करूंगी तो क्या मैं बोलूंगी, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, करेक्ट। तो अब पावर है तो P हुआ हमारे पास वर्क डन बाय टाइम। इसकी SI यूनिट होती है वॉट, WATT, ठीक। और इसका सिंबल W ही दिखाते हैं, बट अगर क्वेश्चन में WATT भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसकी डायमेंशंस की तरफ। हमने क्या बोला है, P इज इक्वल्स टू W बाय T है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ML² T-2 डिवाइडेड बाय T। तो मेरे पास डायमेंशन कितनी आई इसकी, ML² T-3। ये तो हो गई हमारी डायमेंशन ऑफ पावर। अब इसके अलावा पावर की एक यूनिट और यूज होती है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। हम हॉर्स पावर को HP से भी लिखते हैं।
ये तो सारी बात हुई मेरी पावर की, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चंस में हम लोग कैसे देखेंगे, मैं पावर का एक फॉर्मूला और निकाल सकती हूं इंस्टेंटेनियस पावर का। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, मतलब मुझे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पावर चाहिए थी, तो हमने क्या किया, dw/dt। और बेसिक फॉर्मूला हमें पता है वर्क डन का, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, F डॉट ds/dt। इसका मतलब P इज इक्वल्स टू F डॉट V। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ओनली। तो मैं ये भी बोल सकती हूं कि जो आपकी पावर है वो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, ठीक। ये हमारी सारी बात हुई पावर के बारे में। बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये, ठीक। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो उसने बोला है एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg, ठीक है। एक लिफ्ट है हमारे पास, एलिवेटर है एक, और वो मैक्सिमम लोड कितना रख सकता है, 1800 kg का। ये ऊपर जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड से। अब आगे बोला था फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज 400 न्यूटन। अगर इसका मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारी आएगी नीचे, कितनी, 4000 न्यूटन। और अपने पास एक नीचे mg भी लग रहा होगा। अब आगे उसने पूछा डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज हॉर्स पावर, दोनों में निकालनी है। अब क्वेश्चन ये है, अब हम लगाएं कौन सा फॉर्मूला। हमने वर्क डन बाय टाइम भी पढ़ा और मैंने फोर्स और वेलोसिटी भी देखा। तो एक चीज देखो ध्यान से, मेरे पास इसमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मेरे लिए कन्वीनियंट फॉर्मूला कौन सा होगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो हमने पहले फोर्स निकाला, F इज इक्वल्स टू mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 मल्टीप्लाई g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं और कैलकुलेशन इजी हो रही है। तो 1800 प्लस 4000 कितना हो जाएगा हमारा, 2200 न्यूटन। अब पावर कितनी होगी हमारे पास, F डॉट V। फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है नेट और वेलोसिटी ऊपर है, माइनस आएगा बट अपन मैग्नीट्यूड में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2200 मल्टीप्लाई 2। तो वॉट में कितना आया, 4400 वॉट तो हो गया इसमें। अब मुझे ये पता था कि 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो अगर मुझे वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू 44000 डिवाइडेड बाय 746 हॉर्स पावर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ स्मॉल मोटर इज यूज्ड टू पावर अ लिफ्ट दैट रेजेस अ लोड ऑफ ब्रिक्स विंग। कितना वेट है उनका, 800 न्यूटन, ठीक है। कितनी हाइट तक लेके जा रहे हो आप उनको, 20 मीटर तक। कितने टाइम में लेके जा रहे हो आप उनको, 40 सेकेंड्स में। तो अगर मैं डेटा के हिसाब से लेके जाऊं, मुझे फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब अब मैं वर्क डन बाय टाइम वाला फॉर्मूला बहुत आराम से लगा सकती हूँ। तो हमने क्या लिखा, P इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स कितना वजन है, 800, कितना वजन है 800 मल्टीप्लाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में 40, 0 से 0 कैंसिल 2 400। तो मेरे पास पावर कितनी आ गई यहाँ पे 400 वॉट, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था एकदम। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रक ऑफ मास 10,000 kg
मास दे रखा है उसने हमें कितना 10,000। तो गिवन डेटा लिखा पहले मैंने, फिर उसने बोला है मूव्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन रेजिंग। अब ध्यान से समझना, जब भी उसने ये चीज दे रखी है 1/50, इसका मतलब ये उसने मुझे साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/50 विद द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड दे रखी है उसने हमें 36 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। तो मास एसआई यूनिट में है, स्पीड को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 5/18 की मल्टीप्लाई। तो मैंने लिखा 5/18, इससे इसको कैंसिल करा 2, कितना आया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बोला है पावर निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड दे रखी है, इसका मतलब मैं एफ वी से जा सकती हूँ, लेकिन फोर्स निकालना है। तो इंक्लाइंड प्लेन है ये हमारे पास, राइट। तो इंक्लाइंड प्लेन ये हुआ। अब उसने हमें यहां पे एम मास दे रखा है, तो मेरे पास फोर्स कौन सी लग रही होगी जो उसका मोशन करवा रही है, एम जी साइन थीटा। तो मेरे पास पावर क्या होगी, P इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा और वेलोसिटी स्पीड हमारी। तो V कितना है मेरे पास 10, मास कितना है अपने पास 10,000, वहां से अपने पास 10,000 मल्टीप्लाई G की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी है और हमने इसकी वैल्यू को खोला तो 1/50। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20,000 वॉट, ठीक है। ये तो हुई हमारी पावर की बात। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अभी हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन तो करा ही था, मोशन इन प्लेन के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, आप कोई भी स्ट्रिंग है तो उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे थे इस तरीके से, ठीक। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, आपने कोई वही स्टोन एक स्ट्रिंग में बांधा हुआ है, अपने एक धागे में बांधा हुआ है, और आप उसको इस तरीके से घुमा रहे हो, जैसे दिवाली में फूल झड़ी घुमाते हैं, ठीक। तो अब हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है। देखो, हमने एक सर्कुलर मोशन लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक। यहां पे सबसे लोएस्ट पॉइंट है और ये इसका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले बेसिक डेटा के हिसाब से हम नेमिंग करते हैं इसमें। ए, इस डायमीट्रिकली अपोजिट एंड को B, टॉप मोस्ट पॉइंट को C और इस वाले पॉइंट को हम D बोलते हैं, ठीक। अगर मेरा पार्टिकल हैंग कर रहा है, इसका मतलब उसका डाउनवर्ड वेट mg है। हैंग नहीं भी कर रहा होता तब भी mg तो देखो लग ही रहा होता। अब हॉरिजॉन्टल में क्या था, हॉरिजॉन्टल मोशन मेरा कुछ ऐसे था, ठीक है। तो मेरा पार्टिकल की जो स्पीड का कंट्रीब्यूशन था, उस मोशन के लिए mg का कोई कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं था। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, जब हम स्ट्रिंग को इस तरीके से रखे हुए हैं और वो ऊपर जाना चाहेगा, तो मेरा mg भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, करेक्ट। तो हम एक जनरलाइज स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालेंगे, फिर अलग अलग पॉइंट के लिए बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मुझे मिनिमम कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है सो दैट कि वो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, ठीक है। चलो, तो मैंने सबसे पहले लिया कि मेरा मोशन ना बॉटम से शुरू हो रहा है और मैंने बॉटम पे उसको एक u वेलोसिटी दे के रखी है। अगर u वेलोसिटी है तो हमने उसको बोला u। अब वो पार्टिकल किसी एक पॉइंट P तक आ जाता है सच दैट कि उसने यहां से एंगल कितना बनाया, आपका थीटा एंगल बनाया हुआ है उसने यहां से आपका, ठीक। अब टेंशन की बात करते हैं, हमें क्या करना है, इसमें कंपोनेंट्स ब्रेक करवाने हैं। तो देखो, सबसे पहले, अच्छा, इसमें कोई भी आपका रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। यह हमने मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, हमने बोला आपका ये टेंशन T इधर है, ठीक,
और इस पॉइंट पे टेंशन टीपी नाम दिया मैंने उसको, करेक्ट। इस पॉइंट पर डाउनवर्ड कितना है पार्टिकल का मास, mg। मास तो अभी भी mg यहीं लगने वाला होगा, लेकिन अगर मैं उसके कंपोनेंट्स ब्रेक करूंगी तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, थीटा ये वाला हो जाएगा। हमने कंपोनेंट ब्रेक करना सीखा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास mg cos थीटा, और ये हो जाएगा अपने ये हुआ हमारे पास mg sin थीटा। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कुछ v है, ठीक। तो हमने क्या अज्यूम किया, एक मेरे पास m मास का बॉडी है, a body of mass m is tied with an inextensible string of length L, है ना, और उसको हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करा। L will be behaving like radius of the circle। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां से एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं फॉर A एंड P। A will be my initial point and P will be my final point। तो at A जो मेरा K इनिशियल है वो कितना है, हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यही तो मेरा रेफरेंस सेट है, अगर मैंने इसी को ही रेफरेंस सेट रखा हुआ है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, 0। अब हम बात करते हैं एट P, जो मेरी K फाइनल है वो कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर, और U फाइनल होगी हमारी mgh। अब ये h कैसे निकालना है ये समझना है पहले। देखो मैं सिर्फ वो ट्रायंगल वाला पोर्शन समझा के बताती हूँ आपको। ये मेरा A पॉइंट है, P पॉइंट तक कहीं पार्टिकल यहां राइज करेगा, ये थीटा है, ये अपने पास थीटा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो कैसे भी जाए चेंज तो होनी नहीं थी, तो ये भी L था और अपने पास ये भी L था। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए था हमें, ये सेपरेशन H हमें चाहिए था, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूं, इस पॉइंट पे नाम दे दूं मैं इसको, E कोई पॉइंट है ये मेरे पास, तो अगर ये L है तो इतना जो इसने इस पे प्रोजेक्ट किया होगा वो कितना होगा, L cos थीटा। तो पूरी लेंथ में से अगर मैं L cos थीटा को माइनस कर दूं तो क्या मेरा H आ जाएगा, तो H कितना होता मेरा, L माइनस L cos थीटा। तो ये क्या बना, L1 माइनस cos थीटा। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाया तो क्या हुआ, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल, करेक्ट। यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर प्लस mg, और h की जगह लिखा मैंने L1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से क्या हुआ, ये मेरे पास m तीनों जगह कॉमन है तो कैंसिल हो गया, और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हुआ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2gl1 माइनस कॉस थीटा। तो मेरे पास वेलोसिटी एट पॉइंट P कितनी आई है, u स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा। तो v कितना हो गया, अंडर द रूट u स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे टेंशन के लिए। उसने बोला टेंशन बताओ आप पी पॉइंट पर, करेक्ट। तो पी पॉइंट पे कुछ ऐसा सा सिस्टम हमें दिख रहा था कि मेरा पार्टिकल अभी यहाँ पे है, ये मेरा सेंटर ओ था। अगर इसमें हम टेंशन देखते तो टी ऐसे है, ये वाला कंपोनेंट अपने पास mg cos थीटा है और इधर अपने पास क्या है, v है। अब याद करो, अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो मैंने आपको सेंट्रिपिटल फोर्स में बताया था कि इट इज अ नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स दी सेंटर। तो मैंने लिखा mv स्क्वायर बाय r की जगह क्या आएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नेट फोर्स टूवर्ड्स दी सेंटर क्या होगा, टेंशन तो ऑलरेडी उधर लग ही रहा था, माइनस क्योंकि mg उसके ऑपोजिट है, तो ये कितना हो गया, नेट फोर्स टूवर्ड्स दी सेंटर। अब हम क्या रखेंगे, v स्क्वायर की वैल्यू। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय l इज इक्वल्स टू t माइनस mg कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इधर आएगा, तो टेंशन कितना बना मेरे पास, m बाय l u स्क्वायर। इसमें आए तो माइनस l से l कैंसिल हुआ, 2mg, इस 2mg की कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करी तो प्लस 2mg कॉस थीटा, और ये वाला mg कॉस थीटा इसके साथ ऐड हो गया, mg कॉस थीटा। ये क्या हुआ हमारे पास, t इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना। अब मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करूं और m बाई एल कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, u स्क्वायर। अब l इस पूरी टर्म में नहीं था तो इस पूरी टर्म में l की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। हमने कॉमन लिया प्लस का gl, तो अगर मैं प्लस gl बाहर निकाल रही हूं, l से l तो कैंसिल हो जाएगा, m पूरे में कॉमन लिया, g बचा, तो ये हो गया 3 cos थीटा माइनस 2। ये आ गया हमारा टेंशन एट एनी पॉइंट P। ये हुई अपनी बेसिक कंडीशंस किसी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। हो गया। अब चलो, अब हम आगे देखते हैं कि मेरे को मुझे मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें, उसको कितनी स्पीड दें कि वो एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए, ठीक है। अब अगर मेरे पास जो टेंशन है ऊपर वाले पॉइंट पे वो 0 हो गई तो वो स्लैक करेगा, राइट। अगर वो स्लैक करेगा, स्लैक का मतलब वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरा तो टेंशन 0। तो हमने बोला देखो, अगर मेरा टेंशन एट टॉप 0 है, ठीक, और हमारी ऊपर वाले पॉइंट का जो डायग्राम बनेगा, जो सेंस आएगा, मेरा पार्टिकल यहाँ ऊपर बैठा है, ये इसका सेंटर है, टेंशन नीचे की तरफ है ना, और इसमें mg भी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो मेरे पास नेट फोर्स कितना आएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय एल इज इक्वल्स टू टी प्लस एम जी। हम t इज इक्वल टू 0 की कंडीशन से बात करते हैं एट टॉप पे, तो t 0 करा तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एल बाय एल हुआ, एम जी एल बाय एम हुआ, m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, जी एल, ठीक है। हमें स्पीड चाहिए कहाँ की थी, बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट की, सो दैट कि मुझे पता लगे मैं कितनी मिनिमम स्पीड दूं कि वो एक सर्कुलर मोशन क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। तो हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर
बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहाँ कहाँ? जो हमने सबसे बेसिक रेफरेंस डायग्राम बनाया था, देखो उसमें मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या नाम दिया था? सी नाम दिया था और इसको ए नाम दिया था। तो ए एंड सी पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं एट ए एंड सी। तो हमें ए के लिए पता है डेटा। एट ए अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? के इनिशियल इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर, और यू इनिशियल कितनी है अपने पास? 0। और अगर यही चीज मैं एट सी बात करूं तो कितनी हो जाएगी? के फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की। तो आप रेफरेंस डायग्राम देखो, जब मुझे सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं ग्राउंड से कितना चल चुकी अपने रेफरेंस पॉइंट से? एल तो ये चला और साथ में एल ये कवर करा, मतलब 2L का सेपरेशन ले लिया मैंने। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी इंटू 2L, है ना। अब लगाया हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो देखो क्या हुआ। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ये हो गया हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2mg L। क्लियर यहां तक? अपने को m m m दोनों तरफ कैंसिल, तो ये हुआ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इसके साथ हो गया 4gl। और हमने v स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है? देखो यहाँ पे जरा, gl निकाली। तो मेरे पास क्या हुआ? u स्क्वायर इज इक्वल्स टू gl प्लस 4gl। तो u की वैल्यू कितनी आई? अंडर द रूट 5gl। l की जगह अगर आप r भी लिखोगे, और यू कैन से u इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 5gr, तो एक ही बात है। इतनी मिनिमम होनी चाहिए कि वो वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर दे। तो अगर मैं करेक्ट पोर्ट्रे रखूं तो क्या ये हो सकता है? मिनिमम इतनी हो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा में भी वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा आपका। ये हो गया क्रिटिकल वैल्यू की, मतलब मुझे इतनी मिनिमम वैल्यू तो देनी ही देनी है। अब इस मिनिमम वैल्यू पर मैं ए की तो वैल्यू हो गई, बी सी और डी की हम लोग रेफरेंस वैल्यूज देख लेते हैं। जनरली बात करेंगे बी और सी के लिए कि कितनी होनी चाहिए। हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था स्पीड का, कितना? v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट, एट एनी पॉइंट p के लिए। अब जब मैंने ये सर्कल देखा तो इसमें हमने क्या देखा था कि a और b के बीच का जो एंगल है, a से b के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने लिखा एट b क्या हो जाएगा मेरे पास? v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी? 5gl, तो ये तो 0, 2gl हो गया ये। तो हमारी वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी आई? अंडर द रूट 3gl। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूं यहाँ पे तो क्या हम निकाल सकते हैं? हाफ एम वी बी का स्क्वायर। के बी कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ? हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अब सेम चीज निकालते हैं हम एट सी। एट सी मतलब मैं यहां पे हूं और सी जस्ट 180 डिग्री ऊपर हो गया, करेक्ट। स्ट्रेट लाइन एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो हमने लिखा v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? -1। तो ये हुआ अंडर द रूट 5gl माइनस 2gl 1 माइनस -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5gl माइनस 2gl, ये कितना बना हमारे पास? 2।
तो ये हुआ हमारे पास 5Gl माइनस 4Gl और कितना आएगा VHC इज इक्वल्स टू अंडर द रूट GL। और अगर मुझे इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो कितना हो जाएगा, हाफ MVC का स्क्वायर। ये हो गए हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला लिखवा दिया है, इसमें टेंशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखवा दिया है। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो स्पीड निकाल के हाफ MV स्क्वायर कर देंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ध्यान रखना है सेंट्रिपिटल फोर्सेस नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन्स होता क्या है ये देखते हैं, फिर कोलिजन के टाइप्स, ये सारी बातें करनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, एनर्जी लॉस है कि नहीं है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोलिजन है क्या, बहुत आसान भाषा में टकराना, लेकिन कैसे, क्या इंपैक्ट है वो देखो एक बार। Collision is the interaction between two bodies for a small duration of time. During which they exert large forces on each other. ठीक है, जब दो बॉडीज आई टकराई तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया होगा वही फोर्स मेरी दूसरी वाली बॉडी ने पहली वाली बॉडी के ऊपर भी लगाया होगा। करेक्ट, तो ये वाली चीज जब हुई तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखा कि ऐसे केसेस में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो जब दो बॉडीज आई टकराई एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हैवी फोर्सेस लगाए, इस प्रोसेस को हमने कोलिजन का नाम दिया। अब कोलिजन अपने पास तीन तरीके के आए, कौन कौन से, इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले नॉर्मल इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। जब मेरा लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहेंगे, ऐसे केसेस में मैं ऐसे मोमेंटम को बोलूंगी आपका इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, हमारे कंजर्व्ड रहेंगे ऐसे केसेस में, तो इसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। जब हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो इस केस में सिर्फ मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब उसके बाद बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ठीक, two bodies will stick together
एंड मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होगा, आपकी दो बॉडीज एक साथ स्टक होके चलेंगी और मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो अब इसमें और क्या देखना है हमें, इसके बाद आता है, अब देखो एक बेसिक सा डायग्राम समझो। ये मेरे पास एक बॉडी है m1 मास की और इसकी स्पीड है u1, ये इधर मोशन कर रही है। एक बॉडी है m2 मास की, इसकी स्पीड है v2 u2 और ये इधर मोशन कर रही है। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये m1 बॉडी v1 स्पीड से जाएगी और ये m2 बॉडी v2 स्पीड से जाएगी। करेक्ट। आफ्टर कोलिजन अब समझो हमारे पास एक टर्म आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। is equals to velocity of separation along line of impact और डिनोमिनेटर में आएगा velocity of approach। अब डाउट क्या आता है कि कब तो सेपरेशन, कहाँ पे तो हमें सेपरेशन मतलब v2 v1 लिखना है और कहाँ पे हमें u2 u1 लिखना है। ठीक, तो कॉमन सेंस से समझो, अगर मैं अप्रोच बोल रही हूं तो अप्रोच का मतलब कि वो दोनों बॉडीज टकराएंगी। करेक्ट, अप्रोच होगा तभी तो टकराएंगी। तो इस केस में तो ऑलरेडी कोलिजन हो चुका था ना, तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी होगी मेरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। करेक्ट। और इसमें आया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन मतलब m1 और m2 की आफ्टर वाली वेलोसिटीज। तो ये हो जाएगा मेरे पास v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। ये हुआ अपने पास E का फॉर्मूला, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर है यहां तक बात। अब चलो आगे, अब इसमें कैसे होगा कि मैं इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन डायरेक्ट कैसे बोलूं। अगर मेरे पास इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर मेरे पास परफेक्ट इन इलास्टिक है तो E की वैल्यू 1 होगी, और अगर सिर्फ इन इलास्टिक की बात होगी तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन की तरफ। हेड ऑन कोलिजन होगा। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका कोलिजन हो रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट है, मेरी वेलोसिटीज भी सारी की सारी उसी डायरेक्शन की होंगी। तो जो हमने वो रेफरेंस डायग्राम बनाया था वो मेरा इलास्टिक कोलिजन का ही था। हमने लिया m1 u1 इस डायरेक्शन में, फिर हमने बोला m2 u2 इस डायरेक्शन में। आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगा m1 v1 और m2 v2। ठीक है, ये मेरे पास बिफोर कोलिजन है और ये मेरे पास आफ्टर कोलिजन है। सबसे पहले हमने बोला लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहने वाला है। ठीक है, तो पहला लीनियर मोमेंटम ही लिखते हैं।
तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो हम क्या लिखेंगे, P इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू P फाइनल ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल मतलब m1u1 प्लस m2u2, तो मैंने लिखा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है यहां तक बात। अब एनर्जी की बात करते हैं। हमने बोला इस केस में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी, तो फॉर काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखूंगी तो क्या होगा, K इनिशियल इज इक्वल्स टू K फाइनल। तो ये हुआ हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर। थोड़ा सा मैथमेटिकल है आई नो, हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं, m1 वाला एक तरफ लेके चलते हैं और m2 वाला एक तरफ लेके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ m1, u1 और v1 एक साथ आए तो क्या हो गया, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हुआ, हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। इसमें भी हाफ कॉमन है, इसमें भी हाफ कॉमन है, तो मेरे पास क्या आया, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। जो हमारी पीछे वाली इक्वेशन है इसमें भी रीअरेंज कर लो तो क्या होगा, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। ये हुई मेरी इक्वेशन 1 और ये हुई मेरी इक्वेशन 2। अब बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो मैंने लिखा m1, क्या ये मेरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो मैं उसको क्या खोलूंगी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, ये हो गया अपने पास m2 u2 प्लस v2 और v2 माइनस u2। इधर डिवाइड करा हमने m1 u1 माइनस v1 से और इधर आया हमारे पास m2 v2 माइनस u2 से। ठीक है, जब हम कैंसिल आउट करेंगे मास से मास कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास इसमें क्या बचेगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। और हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से पता है इट इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। इलास्टिक कोलिशन में अभी मैंने आपको बताया कि E की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये 1 था और ये अपना 0 था। ठीक है, इलास्टिक कोलिशन में E की वैल्यू 1, तो ये हुआ 1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। तो ये आया हमारे पास u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। थोड़ा सा रीअरेंज करा तो हमें देखो सेम वही वाली कंडीशन मिल रही है जो ऊपर थी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज को पुट करेंगे किसमें, जो हमारे पास ये वाली कंडीशन है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आई अपनी इक्वेशन। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दिखाने का सिर्फ मतलब ये था कि अपनी E की वैल्यू 1 है और आपकी ये वाली इक्वेशन इसी बात को जस्टिफाई करती है।
ठीक, तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को एक जगह लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो देखो क्या होगा। इक्वेशन नंबर 4 हमारी u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 साथ में v2 माइनस v1। और इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी m1 u1 एक तरफ था ना, तो इसको पहली मोमेंटम कंजर्वेशन ही लिख लेते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 थी, इसको याद रखना है। पहले एक बार रिकॉल कर लो सारा स्टेप, क्योंकि बहुत लंबा स्टेप चला है तो कंफ्यूजिंग है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, मोमेंटम कंजर्व करा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के बाद एक इक्वेशन सेट करी। फिर हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने के बाद एक इक्वेशन निकाली और मोमेंटम वाली इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या करा, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये इक्वेशन नंबर 4 वाला जो पोर्शन है, ये दिखाने का मतलब सिर्फ यही था कि E की वैल्यू 1 होती है और सेम बात जस्टिफाई अपनी होती है, उसका सेंस सिर्फ इतना ही था। अब इसके बाद हमने क्या करा, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखा। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय m1। मैं इस पूरी इक्वेशन में m1 की मल्टीप्लाई करूंगी एंड ऐड इट टू इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में इसकी मल्टीप्लाई करूंगी। तो पहले हमने क्या करा, इक्वेशन 1 लिख लिया, तो यह आया m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। और इक्वेशन 2 क्या आई हमारी मल्टीप्लाई के बाद, m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v2 माइनस m1 v1। इसको जब हमने ऐड करा तो हमने देखा ये दोनों ऐड होके कितने हो गए, 2m1 u1। इन दोनों का रिजल्टेंट, सॉरी यहाँ m1 है, m1 u2, तो इन दोनों को करा तो कितना आया, प्लस m2 माइनस m1 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 से m1 v1 कैंसिल, और ये हुआ अपने पास m1 प्लस m2 के साथ v2। अब हमने क्या करा, इसको रीअरेंज करा तो हमें मिला जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो कितनी हो गई, m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये तो आई मेरी सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब फर्स्ट बॉडी की भी निकालनी है, तो हम फोर्थ इक्वेशन में ही m2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब बाय मल्टीप्लाइंग m2 in equation 4 and subtracting it from equation 1। तो देखो क्या होगा, पहले इक्वेशन 1 एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग। मेरे पास आया m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब मुझे इस इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई करनी थी, m2 की, तो ये होता m2 u1, ठीक है, माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 v1। अब इस इक्वेशन को करा हमने सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखा साइन बदले, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो
माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हुए, इधर क्या होगा आपका m ठीक है। तो हमारे पास ये कितना बचा इधर 2m2u2, और इन दोनों की वजह से कितना आया हमारे पास यहाँ पे प्लस m1 माइनस m2u1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हुआ मेरे पास v1 m1 प्लस m2। तो मेरे पास v1 कितना आया यहाँ पे m1 माइनस m2u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी किसकी, पहली बॉडी की। तो हमारी सेकेंड बॉडी की कितनी आई थी m2 माइनस m1u2 और 2m1u1, और मेरी जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है m1 माइनस m2u1 m1 बाय m2 और दिस। ठीक, यहां तक तो हुआ हमारा ये सारा वेलोसिटीज का काम। एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी तो k इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल रहेगा। ये हमने इंडिविजुअल वेलोसिटीज निकालना सीखा किसके केस में, इलास्टिक कोलिजन के केस में। इसकी डेरिवेशन आ सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इनइलास्टिक की तरफ। हम परफेक्ट इनइलास्टिक का केस लेते हैं। हमने बोला परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज वन बॉडी बनके चलेंगी। तो इसका मतलब ये मेरे पास m1 है u1, ये चल रहा है, इधर आया हमारे पास m2 u2, ये इधर जा रहा है। तो आफ्टर कोलिजन ये दो बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टक करके चल रही हैं विद द वेलोसिटी v। तो सबसे पहले हमने मोमेंटम कंजर्व कराया, तो मैंने लिखा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 v। तो v कितना निकला है यहां से हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारे पास जो ये बॉडी होती है ये क्या होती है एट रेस्ट। तो u2 तो 0, तो मेरे पास v कितना बनेगा v इज इक्वल्स टू m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब हमें क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, k इनिशियल माइनस k फाइनल। तो k इनिशियल क्या बचा हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये कब ले रहे हैं, जब मैंने बोला सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है उस वाले केस में, अदरवाइज फॉर्मूला वैसा ही रहने वाला है जनरली वाला। तो ये कितना हुआ हाफ m1 प्लस m2, यहाँ पे आया हमारे पास m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इससे ये एक पावर हो गई कैंसिल। m1 प्लस m2 को लिया हमने LCM, तो ये कितना हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 LCM है, u1 स्क्वायर को बाहर रखो, ये क्या बनेगा m1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 माइनस u1 का स्क्वायर है ही, तो इस पूरे को ही कॉमन रखते हैं, माइनस यहाँ कितना आएगा हमारे पास m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप ध्यान से देखो m1 स्क्वायर दोनों जगह क्या हो रहा है कैंसिल। तो मेरे पास ये क्या बचता है हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और u1 का स्क्वायर। इन इलास्टिक कोलिजन में ये हुआ हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
एक बॉडी रेस्ट में थी, दूसरी बॉडी ने आके उसके साथ कोलिजन किया, वो दोनों बॉडीज वन बॉडी बनके आफ्टर कोलिजन चल रही थी। ठीक है, ये हुआ हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस जो हमने परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करा है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में ना कुछ कुछ केसेस हैं हमारे पास। एक बार हम वो केसेस भी क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो इलास्टिक कोलिजन में अब क्या है हमारे पास, पहला, अगर मेरे पास m1 इज इक्वल्स टू m2 है, ठीक है, और दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं किसी वेलोसिटी से, u1 से और u2 से, तो क्या होगा, उनकी ना वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। तो एक बार निकालते हैं कैसे। मैंने बोला पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी u1 और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी u2 है, तो आप मुझे फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो हमने दोनों का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला था ना अभी। v1 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे कितना आया 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। अब देखो होगा क्या, हमारे पास मासेस क्या है, सेम। अगर उसने पूछ ही लिया कि आप वो प्रूफ पूछ रहा है कि भाई बता दो कि सेम है, लेकिन कैसे सेम आ रही है, तो मैथमेटिकल प्रूफ हम उसे कैसे देंगे। m1 m2 सेम है अपने पास, तो मैंने लिखा m माइनस m u1 डिवाइडेड बाय m प्लस m। यहाँ पे क्या हुआ 2m u2 डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m 2m ही हुआ, ये वाली टर्म 0, तो v1 किसके बराबर आ गई, 2m कैंसिल होके u2 के बराबर। सिमिलरली जब मैं यही काम v2 के लिए करूंगी तो v2 किसके बराबर आ जाएगा, u1 के बराबर। इसका मतलब वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी हमारी, एक्सचेंज हो जाएंगी। ये तो केस 1 था। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में m1 इज इक्वल्स टू m2 है अभी भी मेरे पास, लेकिन पहली वाली बॉडी मोशन में है एंड जो m2 है वो आपका रेस्ट में है। अब बताओ क्या होगी वेलोसिटीज। ठीक है, इक्वल मासेस है, तो देखो क्या होगा, पहले मैंने v1 के लिए लिखा, तो v1 के लिए अभी मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा अपने पास m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, यहाँ पे आया u1 और दूसरी बॉडी रेस्ट में है तो 0, तो v1 कितना हो गया मेरे पास 0। क्लियर। अब निकालते हैं v2। तो मैंने अब v2 का फॉर्मूला लिख लिया पहले क्योंकि यहां नहीं लिखा था। तो v2 कितना आता मेरे पास m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ कितना आएगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। m2 माइनस m1 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या बनी मेरे लिए 0। इधर क्या हुआ 2m बना और नीचे भी क्या बनेगा 2m, तो मेरे लिए v2 किसके बराबर आया, u1 के बराबर। तो एक चीज देखो, ये इसी का ही तो स्पेशल केस है। मैंने क्या बोला, जब मेरे मास बराबर हैं तो वेलोसिटीज क्या हो जा रही हैं, एक्सचेंज हो जा रही हैं, करेक्ट। तो अगर मास बराबर हैं, एक बॉडी चल रही है, दूसरे की वेलोसिटी 0 थी, तो अब पहली बॉडी की 0 हो जाएगी और दूसरी बॉडी पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी ले लेगा। इसी वाले केस को ही तो प्रूफ कर रहा है ये, करेक्ट। अब एक और केस पे चलते हैं इसमें। अब हम हैवी बॉडीज कंसिडर करेंगे कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से हैवी है। केस 4, m1 हमेशा पहली बॉडी माना है हमने, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, u1 है अपने पास और u2 0 है, मतलब सेकेंड बॉडी क्या है आपकी, रेस्ट पर है। ठीक, सेकेंड बॉडी आपकी रेस्ट पर है। हमने फॉर्मूला रखा v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही हुआ। u2 हमारे पास 0 है तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर वाले केस में हमने बोला जो मेरा m1 है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अगर बहुत बड़ा है तो मैं उससे किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करूं या उसमें कुछ भी चीज ऐड करूं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सी बात रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, v1 इज इक्वल्स टू m1 बाय m1 u1। तो v1 तो मेरा u1 के ही बराबर आ गया, करेक्ट। एक मिनट रुकेगा, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं पहले जी। v1 तो मेरा ऑलरेडी इसके बराबर आ गया। अब बात करते हैं v2 की। v2 का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, m2, अपनी नोटबुक्स में चेक करना, m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। u2 तो 0 है और m1 में कुछ भी ऐड करूं तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दे रहा है, तो ये हुआ 2m1 बाय m1 u1। इसका मतलब v2 कितना हो गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ u1। ये हुआ मेरे पास केस थर्ड। हालांकि हम एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर्स याद करेंगे, बट अगर उसने प्रूफिंग पूछ ली तो मुझे वैल्यूज रखनी आनी चाहिए। केस फोर्थ की तरफ चलते हैं। केस फोर्थ में बस अपन अब क्या रख रहे हैं, ये मास अब मेरा बहुत छोटा है जो आके कोलाइड करा, ठीक। तो क्या होगा देखो, हमने लिखा v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो जीरो हो गई क्योंकि मेरा u2 क्या है, रेस्ट पर है। अब इधर m2 बड़ा है तो m2 में कुछ भी ऐड करूं या m2 से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 बाय m2 इक्वल्स टू u1। तो v1 किसके बराबर आया मेरा, माइनस ऑफ u1 के बराबर, ठीक। अब v2 की बात करते हैं, तो ये हुआ v2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u2 सॉरी प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वाली टर्म तो 0 हो गई। अब मेरा m2 बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब मेरा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो जो मेरा न्यूमरेटर होगा वो इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसने तो अपना मोमेंटम चेंज कर लिया, तो हम यहां पे जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, v2 नियरली इक्वल्स टू मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी बात थी हमारी हेड ऑन कोलिजन की। इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने ऑब्लिक कोलिजन की तरफ। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या है कि जो मेरा पार्टिकल है वो सेम प्लेन में रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक। हमने लिया ये मेरी एक बॉडी है m1, ये u1 से जा रही है इस डायरेक्शन में, ये मेरी बॉडी m2, ये u2 से जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट था। आफ्टर कोलिजन मेरी m1 बॉडी इस डायरेक्शन में गई v1 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, एंड मेरी m2 बॉडी गई इस डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी v2 5। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने कंपोनेंट्स देखे थे, क्या ये सेम प्लेन में है, ये आ भी xy प्लेन में रही है और जा भी xy प्लेन में रही है, इसका मतलब डेफिनेशन तो फुलफिल हुई अपनी। अब इसके कंपोनेंट्स अगर मैं करूं तो देखो इधर क्या आएगा, m1 v1 cos थीटा
और इधर क्या आएगा m1v1 साइन थीटा। सिमिलरली जो हम लोग v2 के लिए ब्रेक करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा m2v2 cos फाई, और इधर क्या होगा m2v2 साइन फाई। तो अब मोमेंटम कंजर्व्ड लगाते हैं। अगर मैं मोमेंटम कंजर्व्ड करूंगी तो इन x डायरेक्शन क्या होगा, x डायरेक्शन में क्या होगा अपने पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई। ठीक, इन y डायरेक्शन अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा ये आपके पास y डायरेक्शन में इनिशियली तो मेरे पास कोई मोमेंटम है ही नहीं, इधर हुआ m1v1 साइन थीटा और ये नीचे था तो m2v2 साइन फाई। यहां से हमें मिला m1v1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू m2v2 साइन फाई। अगर ये इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लिखोगे आप, सिर्फ इलास्टिक के केस में हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। सिर्फ इलास्टिक के लिए होगा एनर्जी कंजर्व्ड। अब इलास्टिक के समय अगर ओब्लिक कोलिजन हो रहा है, फॉर इलास्टिक कोलिजन जो अपने पास एंगल है थीटा प्लस फाई ये 90 डिग्री होता है। ये हुई हमारी पूरी की पूरी कोलिजन की कहानी। क्वेश्चंस देखते हैं अब इस पे, आ जाओ, है ना। बहुत सारा ऐसा एक्सप्रेशन हो गया है, मजा ही नहीं आता इस काम में, तो पता है मुझे। अब देखो उसने बोला एक सिंपल पेंडुलम है ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg। एक मेरे पास पेंडुलम है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है उसने हमें 1 मीटर, और इसका बॉब का मास कितना दे रखा है उसने हमें 1 kg। बॉब का मास उसने मुझे दिया 1 kg। अब उसने आगे बोला है इट इज स्ट्रक बाय अ बुलेट ऑफ मास, एक यहां से बुलेट आई, एक बुलेट आई जिसका मास कितना है, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² kg। वो आके इसमें टकराई मूविंग विद द स्पीड ऑफ, और बुलेट की स्पीड कितनी रखी है उसने मुझे 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला था बुलेट गेट्स एम्बेडेड विद इन द बॉब, बुलेट इसके साथ टकरा के मर्ज हो गई, इसमें एम्बेडेड हो गई। ठीक, तो इसका मतलब कैसा कोलिजन है ये, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट वाला, क्योंकि 2 बॉडी से वो दोनों स्टक होके एक बॉडी बन रही है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जब कोलिजन हो गया तो ये बॉडी इसके अंदर टकरा गई। अब उसे पूछा ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब राइजेस, तो मैंने माना कि स्टक हुई तो ये पूरा सिस्टम यहां तक राइज करा होगा, तो वो मुझसे ये हाइट पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जब ये एक दूसरे के साथ टकराए तो कुछ वेलोसिटी आई होगी अपने पास कॉमन दोनों की, तो मैंने सबसे पहले लिखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मुझे कैसे पता लगा ये परफेक्ट इनइलास्टिक है, क्योंकि मैंने आपको परफेक्ट इनइलास्टिक की डेफिनेशन में बताया था कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टक होके चलेंगी, तो यही तो क्वेश्चन ने बोला। तो मेरे पास हुआ मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉब, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉब इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉब इनटू कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कितना है अपने पास 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻², ये 0 हो गया, इज इक्वल्स टू इधर कितना आएगा 1 + 10⁻⁻² इंटू v। तो ये क्या हुआ, इससे ये कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू 1 + 0.01 इंटू v। तो v की वैल्यू कितनी आई 2 / 1.01।
चेक कर लेते हैं कि इसकी नियरली वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है। तो ये है 2 डिवाइडेड बाय 1.01, तो हमारे पास v आया नियरली इक्वल्स टू 1.98 मीटर पर सेकेंड। अब कोई भी रेजिस्टिव लॉस नहीं है तो एनर्जी कंजर्व्ड हो सकती है अपने पास। तो हमने लिखा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो k इनिशियल कितनी है मेरे पास, हाफ मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉब इंटू वी स्क्वायर, u इनिशियल 0, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, और ये हो गया मास ऑफ बुलेट मास ऑफ बॉब इंटू g इंटू h। तो मेरे पास h कितना बचा, h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2g। वैल्यू रखी 1.98 मल्टीप्लाई 1.98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। देख लेते हैं एक बार इसकी वैल्यूज, 1.98 मल्टीप्लाई 1.98, तो ये आ रही है नियरली 0.2 मीटर, मतलब इतनी हाइट तक मेरा वो सिस्टम राइज किया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg हैविंग वेलोसिटी 3 मीटर। ठीक, तो देखो उसने बोला m1 इज इक्वल्स टू 2 kg और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है उसने हमें, 3 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, m2 कितना दे रखा है 1 kg और उसकी स्पीड कितनी दे रखी है उसने हमें 4 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, उसने क्या बोला है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कैसी डायरेक्शन पॉसिबल है, ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन तो एक ये पॉसिबल है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन ये पॉसिबल है। ठीक है, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन इस केस में कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ नहीं आ रही, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन का से वो बनाया डायग्राम। फिर उसने बोला आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर, आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक साथ रुक जाती हैं और कॉमन वेलोसिटी से चलती हैं, तो हमें वही बतानी है। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू v। विद साइन वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 3, मैंने m2 को ऑपोजिट डायरेक्शन लिया है तो ये हो जाएगा 1 इंटू -4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू v। तो ये कितना बनेगा हमारा 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3v। तो मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक हमने पूरा पावर पढ़ लिया है, कोलिजन के बारे में पढ़ लिया है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लिया है। इसी के साथ जो हमारा वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक, इसके क्वेश्चंस लगाना, जो आपके कोलिजन्स हैं उनकी डेरिवेशंस पे प्रैक्टिस करना, कब m1 प्लस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस की वैल्यूज का ध्यान रखना है हमें। अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, और जो हम लोग अगली बार मिलेंगे तो अगली बार हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला चैप्टर। ठीक है, क्लास ओवर, बाय बाय।